हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। आशा करते हैं कि आप सभी का हेल्थ अच्छा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हाल फिलहाल में बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए कि नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन के इंतज़ार में वो डीमोरलाइज हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये कोई रीज़न हो सकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर करें? मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है सिर्फ आपको नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो आपको टेस्ट करता है। आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, एन मौके में आपका हेल्थ को भी टेस्ट करेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करेगा, आपका नर्वसनेस चेक करेगा। तो अभी मान के चलिए आपका पेशेंस चेक हो रहा है, नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है, तो उसे अपने प्रिपरेशन पे लगाइए, ना कि ये सोचने में कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कब एग्जाम होगा। उससे आपको क्या लेना देना है? आपका अभी काम है पढ़ना, आपको वही करना चाहिए। और एक और चीज याद रखिएगा कि इस समय जो टूट जाएगा या फिर जो बिखर जाएगा, अपना प्रिपरेशन को हैम्पर करके पीछे हो जाएगा, वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। और वो व्यक्ति जो अभी ये सोचेगा कि नहीं, नोटिफिकेशन तो आना ही है, मेरा पोस्ट है, मुझे मिलेगा ही, ये सोच के अगर जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन निश्चित है। याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीजों से ही कोई इंसान सेलेक्ट होता है या बाहर होता है। सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है ये, बहुत सारे और चीजें इसमें मिल जाती हैं। तो सर्वे का हमने 2 पार्ट डिस्कस किया था इससे पहले। आज तीसरा और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे आपका जो सर्वे वाला सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो देखकर अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। होता यह है कि आपका पसंद या नापसंद ही हमारा जो है मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं या हेल्पफुल आपको लगते हैं और हमें जो मैसेजेस आते हैं उसे लेकर, तो वो देखकर हमें खुशी होती है और हमें लगता है नहीं, हम सही डायरेक्शन में और हमें और काम करना चाहिए। तो उसके लिए धन्यवाद। हमने कर्व्स तक के टॉपिक को देखा था, आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। पहला सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में। ट्रांजिशन कर्व आपका ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे से कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होता क्या है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप फिर वर्टिकल एलिवेशन को निकालते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल। 2 टाइप के इसमें भी है कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक और जियोडेटिक। जो प्लेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, और जो जियोडेटिक मतलब जो कर्वेचर को कंसिडर कर रहा है वो जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हो जाएगा। इसमें जो मेन पार्ट ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए, मतलब tan को यूज करके, sin को यूज करके, cos को यूज करके आप जो एलिवेशन है उसे निकाल रहे हैं। तो अगर आपका बेस एक्सेसिबल है, मतलब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट से अपने इंस्ट्रूमेंट तक का निकाल पा रहे हैं, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आप बेस तक नहीं पहुंच सकते, इनएक्सेसिबल है, तो आपको 2 इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशंस आते हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सिस बी जो है वो ए से ऊपर है, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस बी जो है वो बी ए से नीचे है। तो ये जो कंडीशंस है इसके थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे। जनरली क्या होता है, tan को यूज करके आप निकाल लेते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि वो 2 इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो आपको पता होगा, क्योंकि वो पास पास आप रखेंगे और अपने सिचुएशन के हिसाब से रखेंगे। बाकी उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उस ऑब्जेक्ट तक का आपको डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद तो प्रोसीजर सिंपल हो गया। और उसके बाद आपको लेवलिंग का प्रिंसिपल यूज करके वहां का एलिवेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? RL आपके इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का प्लस हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्लस आपने जो साइड किया वो, और अगर पोल वोल है तो फिर पोल का हाइट को माइनस या प्लस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। इसमें बहुत ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें tan, sin, cos वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, व्यापम में तो नहीं आएगा। तो इसमें फॉर्मूला आ सकता है और सिंपल अगर कोई पूछने का है तो वो आ सकता है बस। उसके बाद टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्योमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा था आपका, आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे और वर्टिकल को आप निकाल ले रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल से। टेक्योमेट्री में आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल जो आपका एलिवेशन है वो दोनों को निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एन ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट।
तो इसमें क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम रिसोर्स को सेव कर रहा है, टोपोग्राफिक मैप्स बना सकता है, रफ टेरेन के लिए यूज हो सकता है, क्विक है, रिवर वेटलैंड्स में यूज हो सकता है, डिटेल्स फिल करने में काम आएगा आपके ट्रावर्स के, चेक लाइन की तरह काम करेगा, डंपी लेवल की तरह भी काम करेगा। टेक्योमीटर होता क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये एक ट्रांजिट थियोडलाइट है। हमने डिस्कस किया था ट्रांजिट थियोडलाइट को। ट्रांजिट थियोडलाइट को जब आप स्टेडिया डायफ्राग्म के साथ फिट करते हैं तो वो टेक्योमीटर बन जाता है। इसमें स्टेडिया हेयर्स मौजूद होते हैं, स्टेडिया इंटरवल आता है उन हेयर्स के बीच का डिस्टेंस को, और एक स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। ये दो बेसिक चीजें होती हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एलिवेशन को। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके टेक्योमीटर के, वो है आपके मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम जनरली एक होल नंबर की तरह रखते हैं, जैसे ऐसा नंबर जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो, जैसे 50, 100, 200 इस तरीके से। और जो आपका एडिटिव कांस्टेंट है उसको कम से कम रखा जाता है और कोशिश किया जाता है कि उसे 0 रखा जाए, क्योंकि उससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो बढ़ता है। इसलिए हम एनालिटिक लेंस यूज करते हैं जिसमें एडिटिव कांस्टेंट आपका 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक लेंस होता क्या है, मतलब कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, क्या है वो और क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि उसका एनालिटिक बिहेवियर शो होता है और वो एडिटिव कांस्टेंट अपना 0 कर देता है। इतना तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उसका जो एपर्चर है वो 35 से 45 मिलीमीटर तक होता है। हो सकता है व्यापम आपको इस टाइप का डेटाबेस भी पूछ ले, तो हल्का फुल्का पता होना चाहिए। स्टेडिया रॉड क्या होता है, कितने लेंथ का होता है, 3 से 5 मीटर का होता है। टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स के क्या क्या सिस्टम होते हैं, मतलब कैसे आप मेजर कर पाते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर हैं। तो एक है स्टेडिया सिस्टम, टेंजेंशियल सिस्टम और सब्सटेंस बार सिस्टम, 3 है। स्टेडिया सिस्टम में भी 2 आते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। नाम से अंडरस्टूड है, फिक्स्ड हेयर मेथड में आपका जो स्टेडिया हेयर्स है वो फिक्स्ड है और आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो वेरी कर रहा है, और रिवर्स हो जाता है आपका मूवेबल हेयर मेथड में, जिसमें आपके स्टेडिया हेयर जो है वो उसको आप मूव कर सकते हैं, जबकि आप ऑपोजिट में जो आपका स्टाफ है उसे आप कांस्टेंट रखते हैं। फिर आपका टेंजेंशियल सिस्टम, जो हमने टेंजेंशियल मेथड पढ़ा, वही ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रिंसिपल को θ1 θ2 यूज करके आप उससे अपना जो एलिवेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद सब्सटेंस बार मेथड है, इसमें एक फिक्स्ड बार होता है, फिक्स्ड बार लेंथ यूज किया जाता है, नोन एज ए सब्सटेंस बार। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो होता है क्या, आपका KS + C, K आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, C आपका एडिटिव कांस्टेंट, S आपका स्टाफ इंटरसेप्ट और D आपका डिस्टेंस। तो इसमें आपका मल्टीप्लाई कांस्टेंट K है, उसका वैल्यू होता है F/I, C होता है F + D। इसमें आपको पता होना चाहिए F फोकल लेंथ है, I क्या है, स्टेडिया इंटरसेप्ट है, D क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट ना दें और वो वर्डिंग्स के फॉर्म में दें और आपको इंटरप्रेट करके उनके वैल्यूज निकालने पड़े। मतलब D क्या है वो वैल्यू नहीं देगा आपको डायरेक्ट कि D = दिस, वो दे देगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस और ये क्या है। तो उसके हिसाब से आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए कि नहीं ये D है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ना, उसके जो टर्म्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कभी कभी उसमें हम कंफ्यूज होकर अपना गलती कर देंगे। उसके बाद जो इसमें केस ऑफ एलिवेशन, केस ऑफ डिप्रेशन, ये सब के आने के चांसेस बहुत कम है। KS + C वाला जो सिंपल फॉर्मूला है उससे ही न्यूमेरिकल आएगा। एडवांटेज क्या क्या होते हैं टेंजेंशियल मेथड के, टेक्योमेट्रिक मेथड के, ये आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या होता है ये पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टेक्योमेट्रिक मेथड, है ना। तो आपको 2 पता होगा और 2 में कंफ्यूजन होगा, आप छोड़ देंगे या कुछ टिक मारेंगे और गलत कर देंगे। छोटा छोटा चीज है, लेकिन हम बाद में सोचते हैं कि ये सब चीजों को मैं क्यों अच्छे से रिफाइन करके नहीं पढ़ा, मेरे पास समय था। आप अभी कह रहे हैं ना कि नोटिफिकेशन आए, छोटी छोटी चीजों पे और वर्क कीजिए और एनहेंस कीजिए अपना प्रिपरेशन को। टेस्ट सीरीज लगाइए, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस लगाइए, तब आपका जो प्रिपरेशन है वो और सही डायरेक्शन में जाएगा। कोई भी इंसान 100% अपनी तैयारी एग्जाम तक नहीं करता, मैं बता रहा हूं, कुछ ना कुछ वो छूटता ही है उससे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको 100% स्कोर नहीं करना है। हमारा कट ऑफ 60-65% जाता है, हमको उतना लाना है, मतलब हमको 80% अच्छे से पता होना चाहिए और एग्जाम में इतना हमारा माइंडसेट होना चाहिए या फिर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम 80% पढ़ के गए और उसमें से 70 हम सही बनाएंगे।
और यहीं पे सिलेक्शन है हमारा। वो 20% लास्ट का जो है वो हमको सिलेक्शन नहीं देता है, जो 80% है वो सिलेक्शन देता है। मैंने कई बार ये चीज कह चुका है। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलेशन। ट्राइंगुलेशन या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या होता है आप ये जानना है। ट्राइंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन में क्या डिफरेंस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सुटेबिलिटी ऑफ ट्राइंगुलेशन क्या है, लैप्लास स्टेशंस क्या होते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी आप ले सकते हैं, वो आपका लैप्लास स्टेशंस हो जाते हैं। ट्राइंगुलेशन की इंपॉर्टेंस आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं उसे बता देता हूं, मैं शायद आपको ये चीज याद रह जाए। ट्राइंगुलेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले तो नाम से आपको क्लियर है कि आप ट्राइंगल्स बना रहे हैं, है ना। तो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। आप एक साइड को अच्छे से मेजर करेंगे और उसे बेस लाइन बनाएंगे, उसका डायरेक्शन और लेंथ आप अच्छे से मेजर करेंगे, ठीक है। और बाकी 3 साइड के जो एंगल्स हैं वो भी आप मेजर करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन ये कहता है कि अगर हमको एक साइड का लेंथ और डायरेक्शन पता हो और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता हो तो हम बाकी 2 साइड के लेंथ और डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। बाकी 2 साइड के लेंथ और डायरेक्शन को निकालने के लिए हमको एक साइड का लेंथ और डायरेक्शन पता होना चाहिए और तीनों एंगल्स पता होने चाहिए। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन। चेक बेस क्या होता है, ट्राइंगुलेशन सिस्टम में फिगर्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, उसके डेफिनेशन के साथ आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगुलेशन सिस्टम, प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर ट्राइंगुलेशन, सेकेंडरी या सेकंड ऑर्डर या टर्शरी और थर्ड ऑर्डर ट्राइंगुलेशन। इसमें आपको डिफरेंस के तौर पे याद रहना चाहिए वो टेबल की लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इन फर्स्ट ऑर्डर कितना होता है, सेकंड और थर्ड कितना होता है। लेंथ ऑफ द बेस लाइन हम फर्स्ट में कितना रखते हैं, सेकंड में कितना रखते हैं और थर्ड में कितना रखते हैं। मैक्सिमम ट्राइंगुलर क्लोजर, एवरेज ट्राइंगुलर क्लोजर, लिमिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फिगर। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन पूछ सकता है। इसमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल और लेंथ ऑफ द बेस लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि हाइट ऑफ द सिग्नल और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है 13.3D वाला, उससे न्यूमेरिकल बन सकता है। ओपेक सिग्नल और लुमिनस सिग्नल क्या होता है, बस डेफिनेशन आप जान लीजिए। सन सिग्नल और नाइट सिग्नल क्या होता है, बस डेफिनेशन याद रखिए उसका। बेस लाइन के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद है आपका एरियल सर्वेइंग। एरियल सर्वेइंग नाम से आपका क्लियर है कि आप फोटोग्रामेट्री या फिर एरियल सर्वे कर रहे हैं, मतलब फोटोग्राफ्स के थ्रू आप अपना सर्वे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका एडवांटेजेस याद रखिए। उसके बाद आप इसमें याद रखना चाहिए कि फ्लाइट स्ट्रिप्स क्या होते हैं, स्टीरियो पेयर क्या होते हैं, टिल्टेड फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ क्या होते हैं। टिल्टेड फोटोग्राफ में आप जब फोटोग्राफ को टिल्ट करते हैं अनइंटेंशनली एंड द एंगल इज लेस देन 3 डिग्रीज, तो वो आपका टिल्टेड फोटोग्राफ हो जाता है। ऑब्लिक में तो आप इंटेंशनली टिल्ट करते हैं। मैप और एरियल फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। स्केल आपको पता है कि फोटोग्राफ में जो डिस्टेंस है AB और आपका एक्चुअल ग्राउंड में जो डिस्टेंस है स्मॉल a स्मॉल b, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका स्केल हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एक फॉर्मूला निकल के आता है F अपॉन फ्लाइंग हाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फ्लाइंग हाइट अबव द ग्राउंड जो है वो स्केल होता है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद क्रैब और ड्रिफ्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। साइडवे मूवमेंट को ड्रिफ्ट कहते हैं। क्रैब जो है वो एंगल होता है बिटवीन द फ्लाइट लाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। तो ये चीज छोटा सा पॉइंट है लेकिन वो 4 ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है R इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। H होता है आपका फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम, स्मॉल h होता है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द डेटम और R होता है आपका रेडियल डिस्टेंस। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया, इसका क्वेश्चन आ सकता है। फोटोग्राफ का लेंथ है स्मॉल है, फोटोग्राफ का ब्रेड्थ है स्मॉल b, कुछ स्केल होगा आपका लेंथ और ब्रेड्थ का। उस स्केल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से और स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से तो आपका एक्चुअल ग्राउंड का एरिया आपको निकल के आ जाएगा। इसका भी न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है। तो आपका एरियल फोटोग्राफ में स्केल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ वाला, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन ऑर्डर टू कवर एन सर्टेन एरिया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स इस पे खासा ध्यान रखिएगा, आ सकता है। और एक्सपोजर इंटरवल का क्वेश्चन आता है, वो तो डिस्टेंस और रिलेशनशिप पे हो जाता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड पे हो जाता है वो।
प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, फिर है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में स्मॉल स्मॉल टर्म्स है, मैं आपको बता देता हूं, इस पे आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो एस्ट्रोनॉमी वाला जो सब्जेक्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आ गए तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत अजीब अजीब टर्म्स होते हैं और उनको पढ़ना भी नहीं है। जो छोटे छोटी चीजें मैं बता रहा हूं उतना बस पढ़ लीजिए, काफी होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आपको पता होना चाहिए। नॉटिकल माइल कितना किलोमीटर होता है, 1.853। और नॉटिकल माइल होता क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट एट द सेंटर। वो आर्क, ठीक है, जो सेंटर पे 1 मिनट का एंगल सबटेंड कर रहा है या फिर फॉर्म कर रहा है, वो आर्क का जो लेंथ है वो होता है हमारा नॉटिकल माइल। उसके बाद आपका स्पेरिकल ट्राइंगल क्या होते हैं, जेनिथ पॉइंट और नादिर पॉइंट क्या होते हैं, आवर एंगल क्या होता है। आवर एंगल से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। देखिए 24 घंटे होते हैं और 360 डिग्री होते हैं, है ना। 360 डिग्री रिवॉल्व होता है तो 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे के लिए 15 डिग्री। तो इस पॉइंट को लेकर हमारा न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकते हैं कि अगर ग्रीनविच का हमको कोई टाइम दे दिया और इंडियन स्टैंडर्ड का टाइम निकालने बोला, हमारा क्या 82.5 चलता है हमारा IST, तो उसके हिसाब से हमारा कितना टाइम चल रहा है या अभी वर्तमान में क्या टाइम हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर वहां पे इतना है तो। वैसे ये एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस पोर्शन में है तो आ सकता है। सोलार डे क्या होता है, सिड्रल ईयर क्या होता है, सोलार ईयर क्या होता है, हल्का फुल्का पता होना चाहिए ये चीज। 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर होता है, छोटा सा चीज है, याद रखिए। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होता है, इलाहाबाद से पास होता है। एक जगह है नैनी, वहां से पास होता है। पहले हम कौन सा लाइन लिया करते थे या अब कौन सा ले रहे हैं, इंटरनेशनल मेरिडियन कहाँ से पास होता है। GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग, ये तीनों का आपको डिफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, इसके यूजेस पता होने चाहिए और सर्टेन टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है इसमें। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, एक बार रीड मारेंगे बस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 डायमेंशनल कंट्रोल आपको चाहिए तो कम से कम 4 सैटेलाइट आपको चाहिए। 2 डायमेंशनल कंट्रोल आपको चाहिए तो कम से कम 3 सैटेलाइट होने चाहिए। 24 सैटेलाइट्स होते हैं, 21 हमारा वर्क करता है, 3 स्टैंड बाई में रहता है। वर्किंग क्या है इसका, GPS का, ये पता होना चाहिए आपको। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग एक वो आर्ट है साइंस का या जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं विदाउट फिजिकली ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस। मतलब सामने वाला ऑब्जेक्ट है, आप बिना उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचे आप उसका इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो है रिमोट सेंसिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रिमोट सेंसिंग का हमारी आंख। हम आंख से परसीव करते हैं और हम जो है एनालाइज कर लेते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, यही है रिमोट सेंसिंग। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग के बारे में हल्का फुल्का। रेडार क्या होता है उसका फुल फॉर्म, लीडार क्या होता है उसका फुल फॉर्म। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडार लाइट प्लस रेडार को लीडार कहते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा, बहुत कम। पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता है, 36,000। पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अर्थ के कितने डिग्री पे रिवॉल्व करता है। बस इतना याद रखिए, बाकी काफी होगा आपका इसमें। तो सर्वे वाला पार्ट आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। आगे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही सीरीज आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहे हैं और आगे भी बहुत हेल्प करेंगे। मैं एक और बार ये कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन को लेकर परेशान मत होइए। नोटिफिकेशन सिर्फ एक पॉइंट है ये बताने का कि इस समय पर एग्जाम है, लेकिन जब आपको ये चीज़ पता है कि एग्जाम होना ही है तो नोटिफिकेशन के लिए वेट करके अपना प्रिपरेशन को किसी तरीके से कम करना, ये मेरे मानने में तो समझ से बाहर है। आपको तय करना होगा ना कि आप किस हद तक इस जॉब को पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है और किस हद तक आप गुजरना चाहते हैं उसको पाने के लिए। यह डिसाइड करता है कि आप इस पार हैं या उस पार हैं। आप में से कुछ ये ऐसा सोच सकते हैं कि नोटिफिकेशन तो नहीं आया है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं। तो रिलैक्स आप हो गए तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, है ना।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक रेस की तरह है। आप कहीं पे रुके तो कोई और आगे बढ़ा, और वो जो बढ़ा वो तेजी से बढ़ा, और वो फिर आपको आगे निकलने नहीं देगा, है ना। तो अपना पूरा माइंड जो है या अपना पूरा जो एफर्ट है उसको लगाते रहना चाहिए। हमारे में जितना है हम तो उतना करेंगे, बाकी जो होना है वो होगा, ऐसा सोचिए। जब इतना पेशेंस रखे हैं, इतना मेहनत आपने किया है, तो कुछ समय के लिए उसे जाया मत कीजिए। आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और बाद में अफसोस करेंगे कि क्यों मैं वो समय को अपने पढ़ाई पे नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज मैं यहां पर होता। वो बहुत खलता है ना। तो वो हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो। इसी बात के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।